Assalamu alaikum and welcome again. So we were discussing multiple choice questions of linear algebra, and I think this is the last session of the MCQ session. So it will contain, I think, some 8 to 10 questions. So without wasting time, let's start. Okay, first question. देखिए क्या है, अगर आपके पास if alpha is a characteristic root ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका एक अल्फा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनती है हमारे पास, उसके जो रूट्स है उन रूट्स को कहेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट, मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देन द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, मतलब जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है ना, वहां से हम बनाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए. आप तो जानते हैं कैसे बनाते हैं, मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा. तो ये कहता है कि अगर अल्फा जो है ये आइगन वैल्यू ऑफ ए है, तो अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है, उसका आइगन वैल्यू क्या होगा. सिंपली क्वेश्चन यही है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आपके पास फार्मूला है जो आप जानते हैं, ए इनवर्स. सिंस दिस इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, मॉड ऑफ ए इनवर्स. तो इसके आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगे, इसका जो आइगन वैल्यू है वो है अल्फा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज अल्फा इनवर्स. तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय अल्फा. तो आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आ जाएगा मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय अल्फा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए नंबर, दिस इज ऑल्सो ए वैल्यू. वो रियल वैल्यू हो सकता है एंड दिस इज ऑल्सो रियल वैल्यू, सो दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर. हेंस इट मीन्स द आइगन वैल्यू विल बी मॉड ऑफ ए, द मॉड्यूलस ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट, नॉट मॉड्यूलस बट डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय अल्फा. ओके, तो व्हाट इज द आंसर, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय अल्फा, नॉट मॉड डिटर्मिनेंट. ओके, तो आ जाइए एक और क्वेश्चन पर. देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपका दिमाग होना चाहिए और उसको काम में लाना है, ठीक है. इफ ए प्लस बी इनवर्स एग्जिस्ट, ये कहता है कि अगर सम ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी इनवर्स एग्जिस्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब क्या ये सही है, ए इनवर्स बी ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, A inverse and B inverse do not exist, at least one of this exists, nothing can be said. क्या ख्याल है आपका, इन क्वेश्चंस को आप रट्टा नहीं लगा सकते, इसमें आपका कंसेप्चुअल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए. तो इन क्वेश्चंस को एक ही तरीका होता, या ये फार्मूला आपको याद होंगे तो आप वहां पर दे सकते हैं, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस मस्ट हैव टू डू, यू हैव टू डिलीट द ऑप्शंस, कि हम ऑप्शंस को कैसे डिलीट करेंगे, बाय टेकिंग एग्जांपल्स. ओके, देखिए मैं यहां पर लूंगा दो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी 1 0 0 1, और बी लूंगा मैं -1 0 0 1 -1. ओके, दिस इज नॉन सिंगुलर है ना, इसका डिटरमिनेंट 1 है, वो भी नॉन सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट 1 है. लेकिन जब आप a प्लस बी करेंगे वो क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स विच इज सिंगुलर. ये कहता है अगर a प्लस बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या आ सकता है, ये दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए. a इनवर्स b इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, एट लीस्ट वन ऑफ a इनवर्स एंड b इनवर्स एग्जिस्ट. So we took a equal to this, b equal to this, but a plus b is 0 which is singular. But हमें क्या मिलना चाहिए,
इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं होता है, बट हमें यहां पर दिया गया है कि a प्लस बी इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट, सो वी कैन नॉट टेक दिस एग्जाम्पल। ओके, वी कैन नॉट टेक दिस एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर, अब मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज आई विल टेक 0 0 0 0। अब आप कीजिए a प्लस बी, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आइडेंटिटी। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? यस, बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, एग्जिस्ट्स। इसका मतलब है हमें जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उस एग्जाम्पल को छोड़ दिया। यू हैव टू थिंक ऑफ योर ओन सेल्व्स। ओके, खुद सोचना है कि कौन सी एग्जाम्पल फिट होगी और कौन सी एग्जाम्पल यहां पर फिट नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट। क्या ये एग्जिस्ट, यहां ये तो एग्जिस्ट करेगा इसका इनवर्स, लेकिन क्या बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं, बिकॉज दैट इज सिंगुलर। सो दिस इज, बात खत्म। अब यहां पर आ जाइए, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहां पर तो एग्जिस्ट करता है, बात खत्म। अब क्या रह गया, एट लीस्ट वन ऑफ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, एक ना एक को तो एग्जिस्ट करना ही होगा, तभी हो सकता है ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा। हां, दोनों भी कर सकते हैं। एट लीस्ट का मतलब है एक, मिनिमम एक मैट्रिक्स, दोनों भी हो सकते हैं। क्यों? सपोज आई विल टेक 1 2 0 4, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, बी इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए प्लस बी भी एग्जिस्ट होगा। दिस इज 2, दिस इज 2, है ना, दिस इज 0, दिस इज 5, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो एट लीस्ट आ जाएगा इसका ऑप्शन। देखा इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। देखिए आपके पास दो और क्वेश्चंस है। ईच सबस्पेस W ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल, FD का मतलब है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, मतलब आपको दिया गया है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V। ओके, और उसका दिया गया है सबस्पेस, इसका मतलब है वो भी होगा फाइनाइट डायमेंशनल, सिंपली बात है, और डायमेंशन n, लेकिन जो V का डायमेंशन है वो है n। हमें दिया गया है कि W क्या होगा, इसके मुतालिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन ये है, इज ए फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस, ये तो सही है। जब V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका सबस्पेस भी होगा फाइनाइट डायमेंशनल। इसका क्या मतलब है, अगर V की जो बेसिस है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो W की जो बेसिस बनेगी उसमें भी फाइनाइट ही होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वही होंगे, है ना, लेकिन फाइनाइट ही होंगे, ये तो सही है। यहां पर आ जाइए, सिर्फ अगर आपको याद होगा जब मैंने सबस्पेस पढ़ाया था, W V का सबसेट होता है तभी वो सबस्पेस बनाएगा। तो डायमेंशन क्या होगा इसका, ये होगा लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। सिंपली है बात, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ W इज लेस आर इक्वल, इसका डायमेंशन क्या दिया गया है, n, तो ये है, हो गया आंसर, ये भी सही। V इक्वल टू W, V कब हो सकता है W के बराबर, बिकॉज एवरी वेक्टर स्पेस इज सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ, लेकिन कब, जब डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, तो ये भी सही होगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, वो तीनों सही है, तो आपको एक ही ऑप्शन फिल करना है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, इस पर आ जाते हैं, ये तो बहुत आसान है, मैंने ये पूरा दिखाया है। गिवन ए वेक्टर स्पेस, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर R, मतलब दिस इज ए वेक्टर स्पेस, फील्ड आपको दिया गया है R। तो अगर आपको याद होगा इसकी बेसिस क्या है, इसका डायमेंशन होगा 2 1 और आयोटा, मतलब कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। ओके,
1 आयोटा फॉर्म ए बेसिस ऑफ सी, बिल्कुल सही है। अगर ये बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर ये बेसिस है तो ये स्पैन करेंगे होल वेक्टर स्पेस को। क्या मतलब है? एवरी every vector of the C over R can be written as linear combination of these vectors। इस पर तो मैंने पूरा लेक्चर दिया है, आप वो देख सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव हो गया। ये दोनों क्वेश्चन थे ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाया है। आप मेरा जो लीनियर अलजेब्रा का प्लेलिस्ट है उसमें ये दोनों क्वेश्चन शायद वो दिखाए गए हैं। डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस जब हम बात करते थे, देखिए क्या है क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन बिल्कुल यही दिखाया था कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस है 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, बिकॉज ये बनाते हैं वेक्टर स्पेस, तो उसकी जो बेसिस होगी उसका डायमेंशन क्या होगा? याद है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज जो फ्री चॉइसेस होते हैं वो होते हैं एक ही डायगोनल के n, है ना, n, ये होंगे n माइनस 1, फिर होगा n माइनस 2, ये यहां तक आ जाएगा, सो ऑन 2 और 1। इन्हीं को हम सम करते हैं। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n। तो क्या होता है डायमेंशन? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उस वीडियो को आप देखिए, बहुत आसान है। लेकिन यहां पर दिया गया है 3x3, तो n के बदले 3 है। 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 4, 6 आ जाएगा इसका आंसर। दिस इज द ऑप्शन। आप उसको देखिए, मैंने वहां पर समझाया है कि डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं मैट्रिसेस का। सिमेट्रिक का भी दिखा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, या n स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। ओके, यहां पर तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने यही क्वेश्चन लिया है जो आपके पेपर में आया है, ऐसा ही मैंने लिया है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, आपको डिस्टिंक्ट फाइंड करने हैं। क्या? n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कितने डिस्टिंक्ट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस आप बना सकते हैं विद ईच एलिमेंट। लेकिन जो एलिमेंट होगा वो होने चाहिए या 0 या 1। लेकिन इन्होंने n का भी वैल्यू दिया है 5। मतलब आपको 5 क्रॉस 5 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस फाइंड करने हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट 5 क्रॉस 5 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ईच एंट्री इक्वल टू 1 और 0। मतलब 0 या 1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं 5 क्रॉस 5 लूंगा, 5 क्रॉस 5, इसका मतलब है सारी जो एंट्रीज होंगे वो होनी चाहिए या 0 या 1। पहले आपको देखना है कि कितने सिमेट्रिक मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। हम n क्रॉस n पर जाएंगे, तब हम n को 5 करेंगे वैल्यू पुट। ठीक है, आपको देखना होगा पहले कि हम कितने n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हैं। वो तो आसान है। आप देखिए, ये डायगोनल होगा, ये तो फिक्स्ड है, सिर्फ आपको वो वाले चेंज करने हैं। मतलब अगर यहां पर देखिए, यहां पर होगी एक एंट्री, फिर होंगे 2, फिर होंगे 3, सो ऑन अप टू यहां पर n माइनस 1 n। तो हम कितने रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हैं ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n? जितने यहां पर एलिमेंट्स होंगे, है ना, जितने यहां पर ये डायगोनल साथ में। क्यों? बिकॉज ये फिर उसी पर होगा डिपेंड। तो हम कितने बना सकते हैं? वो होंगे 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 प्लस n। इनको आप चेंज करते जाएं, एक एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन सकती है। आप उसको चेंज करें, एक मैट्रिक्स बनेगी। आप यहां पर चेंज करें,
हमारे पास मैट्रिसेस मिलते रहेंगे। तो जितने यहां पर एंट्रीज होंगे डायगोनल को साथ लेकर और डायगोनल के ऊपर, उतने ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और जितना डायमेंशन है वही। लेकिन यहां पर अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो आपने तो काम किया है, 5 इंटू 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, वो कितना आंसर आ जाएगा? इतने सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन सकते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है विद ईच एंट्री 0 या 1। इसका क्या मतलब है? हर एक जो एंट्री है, हर एक जो एलिमेंट है, उसके दो चॉइसेस है, या वो 0 है या वो 1 है। तो क्या आ जाएगा? 2 पावर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। हर एक के पास दो चॉइस है, हर एक के पास दो चॉइसेस है। तो जो चॉइसेस हैं वो होगा 2 पावर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो अब आप n को वैल्यू दीजिए, 2 इंटू फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो क्या आ जाएगा? ये 6 होगा, 5 इंटू 3 हो गया 15। तो 2 पावर 15 मैट्रिसेस बन सकते हैं अगर हर एक जो एंट्री है वो आइदर 0 या 1 होगी, है ना? 2 पावर 15। देखिए यही क्वेश्चन है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5 क्रॉस 5 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन डायमेंशन ऑफ V इज। आप तो जानते हैं इसकी फार्मूला, इसका डायमेंशन क्या होता है? n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू लिखा है। यहां पर n 5 है, 5 इंटू फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये होगा 5 इंटू टू, दैट्स 10। तो 10 होगा इसका आंसर। मतलब जो बेसिस होगी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, उसका जो डायमेंशन होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 10। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है? वो तो आसान था। देखिए क्वेश्चन क्या है, सारे फंक्शंस का वेक्टर स्पेस दिया गया है। V आपके पास वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R इंटू R। आपको यहां पर कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। और इसने दिया है सबसेट इवन फंक्शंस का और ऑड फंक्शंस का। इवन फंक्शन आप जानते हैं, अगर f ऑफ माइनस एक्स जो है वो होगा फंक्शन के बराबर, और ये इवन होता है ना, इवन। और किसके बराबर होता है? अगर हम माइनस को बाहर निकालेंगे, ये होता है ऑड फंक्शन। पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें जीरो फंक्शन है। अगर हमें यह चेक करना है कि इवन फंक्शन जो है क्या ये वेक्टर स्पेस है, मतलब क्या ये सब स्पेस बनाता है, पहले हम चेक करेंगे जीरो। जीरो फंक्शन जो है ये बोथ इवन और ऑड है ना? तो हो गई एक बात। अब हम बात करते हैं कौन सी बात, यानी क्लोजर लॉ अंडर एडिशन, मतलब f प्लस जी ऑफ माइनस एक्स हम लेंगे। अगर ये आ गया किसके बराबर? f प्लस जी ऑफ एक्स, दैट्स इवन। ओके, तो ये किसके बराबर होगा? बाय द क्लोजर लॉ g ऑफ माइनस एक्स। ये तो गिवन है, दिस इज इवन फंक्शन, वो भी गिवन है, दिस इज इवन फंक्शन। तो ये किसके बराबर आ गया? f प्लस जी ऑफ एक्स। तो यही तो होता है इवन फंक्शन की डेफिनेशन, सम ऑफ इवन फंक्शन f प्लस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है एक जो कंडीशन हो गई वो हो गई सेटिस्फाई। हमें दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक f प्लस जी और दूसरा अल्फा इंटू f। एक कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब हम दूसरी सेटिस्फाई करेंगे, कौन सी? अल्फा f ऑफ माइनस एक्स। ये किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा f ऑफ x। तो अल्फा को हम बाहर ले आ सकते हैं, बिकॉज इट्स स्केलर, दिस फ्रॉम फील्ड। अल्फा f ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा ऑफ x। यही तो आ गया। तो अल्फा f भी क्या है? इवन। इफ f इज इवन, f प्लस g, f एंड g आर इज आल्सो इवन, एंड अल्फा f इज आल्सो इवन, हेंस VE
मतलब जो सबसेट था इवन फंक्शंस का, दिस इज ए वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, है ना। तो और का मतलब क्या है, और भी आप आराम से कर सकते हैं। और फंक्शन क्या करना है, दो फंक्शन लेने हैं, एफ प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। ये किसके बराबर है बाय द डेफिनेशन, बिकॉज एफ इज ऑड। यहां पर मैं माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। इसी अंदाज से आप अल्फा एफ भी निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर सबस्पेस, इसका मतलब जो है बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ इवन फंक्शंस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस, सेट ऑफ ऑड फंक्शंस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। ओके, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन के, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल, दिस इज इनडिटरमिनेट या वेरिएबल एक्स और ए फील्ड एफ, देन वन एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर इज। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं, जब मैंने बेसिस डायमेंशन पढ़ाया था, उसमें ये मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से कि दिस इज द बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ये बेसिस होगी, क्यों, एवरी फंक्शन, every polynomial can be written as linear combination of these vectors and this is linearly independent set। ये तो बहुत आसान है, ये तो आ ही नहीं सकता। ये बहुत क्या ऑप्शन है, फजूल ऑप्शन दिया है, बहुत ए एंड बी, है ना, फजूल ऑप्शन। अब आ जाइए, लेट एस इक्वल टू 1 2 3 एंड 1 0 -1, ये आपके पास एक सेट है। ये कहता है कि k का वैल्यू क्या है, k तो यहां पर दिया गया है इस वेक्टर में, द वैल्यू k फॉर विच द वेक्टर, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s। इसका मतलब क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ s का मतलब है कि ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। इसका क्या मतलब है, अगर आपको ये थ्योरम, वो थ्योरम याद होगी, तो इसका मतलब ये है द होल सेट विल बी डिपेंडेंट। अगर कोई भी वेक्टर किसी भी सेट में लिखा जाए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, द होल सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो जब सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, उन वेक्टर्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। तो यहां पर निकालिए आप 1 2 3 1 0 -1 एंड 2 1 k। अब आप इसको डिटर्मिनेंट फाइंड, यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं 1 इंटू k माइनस, अगर हम पहले रो से करेंगे, k इंटू 0 हो गया 0 + 1, तो 0 + 1 -2, ये और ये खत्म, k + 2, फिर हो गया 3 इज इक्वल टू, ये 0 के बराबर है 1 इक्वल टू 0। तो 1 - 2k -4 + 3 इक्वल टू 0। 3 + 1 4, 4 - 4 0, it means 2k equal to 0, 2 is not equal to 0, k is equal to 0, k must be 0 for which the vectors are linearly dependent, or this vector is this vector belongs to linear span of this, hence k equal to 0। These were the questions of the last paper। तकरीबन कुछ चीजें रह गई है लेकिन वो आसान है, मतलब कि डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर 2 हो गया, डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर आर 2 × 2 हो गया 4, है ना, बहुत आसान है वो क्वेश्चंस। सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो अगर टाइम मिला तो मैं कल या वो मैं आपको दिखाऊंगा परसों, ठीक है। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। पेपर को आप
अच्छे से कीजिए, बड़े ध्यान से कीजिए और सोच समझ के कीजिए। रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स है तो आप हर कोई क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं वहां पर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा लेवल जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होते, उनको आप स्किप कर सकते हैं। जो वहां पर आसान होगा, पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको ऐसे ही ऐसे आते, मतलब आपको जुबानी याद है, उनको पहले आप कीजिए। फिर आप जो क्वेश्चंस थोड़ा सा जिनकी लेवल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है, उन क्वेश्चंस को आप बाद में कीजिएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आई होप यू विल डू द बेस्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्व्स फॉर द फ्यूचर। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अल्लाह हाफिज।